गुड मॉर्निंग क्लास 12, वेलकम टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हमने सेशन 1 कंप्लीट कर दिया था यूनिट 1 का। आज का जो हमारा सेशन है वो है सेशन 2, सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। तो सामान बेचते या फिर डिलीवर करते वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है रिटेलर के पास आज के टाइम के अंदर वो है स्मार्टफोन्स इन स्टोर्स। रिटेलर क्या नोटिस कर रहे हैं आज के टाइम पे कि कस्टमर उनके स्टोर में आ रहा है, वो सामान देख रहा है, देन वो क्या करते हैं अपना स्मार्टफोन निकालेंगे और सामान के प्राइसेस चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो रिव्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि सामान लेने के लिए कस्टमर आपके स्टोर तक आ तो गया है लेकिन वो सामान खरीद नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि वो ऑनलाइन सारे के सारे रिव्यूज़ चेक करने के बाद, प्राइसेस चेक करने के बाद वो एक चीपर रेट पे एक चीपर कंपेटिटर से सामान खरीद लेता है, राइट। तो अब इससे नुकसान किसका? एज अ कस्टमर तो मेरा फ़ायदा हो गया लेकिन रिटेलर का नुकसान हो जाता है। तो ये एक बिगेस्ट चैलेंज बन गया है रिटेलर के लिए कि उन्हें सामान कैसे बेचना है अपना इस टाइम के अंदर। सेकंड जो चैलेंजेस आज के टाइम पे जो फेस कर रहे हैं रिटेलर्स, दैट इज़ ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर में क्या है, कस्टमर के पास ये बेनिफिट रहता है कि वो रिव्यूज़ एंड सजेशन के बेस पे एक अपना डिसीजन बना पाते हैं कि उन्हें वो सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन फिजिकल स्टोर के अंदर आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, वहाँ पर आपके पास कोई रिव्यूज़ एंड सजेशन नहीं आते हैं, जिसकी वजह से अगेन जो रिटेलर्स हैं, ये जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, वो थोड़ा डिसएडवांटेज पे रहते हैं, राइट। तो ये हैं कुछ चैलेंजेस जो कि एक रिटेलर आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है डाटा। आज के वक्त पे जिसके पास भी आपका डाटा है वो क्या है, वो अब उसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो डाटा भी अब दो तरीके के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल डाटा आ जाता है और एक हमारे पास न्यू डाटा आ जाता है। तो रिटेलर्स को क्या करना है, कस्टमर का डाटा अपने पास रखना होगा। अब ट्रेडिशनल डाटा में क्या आ जाता है, परचेज हिस्ट्री। परचेज हिस्ट्री यानी कि जो आपने सामान पहले खरीद रखा है तो उसके बेस पे रिटेलर को पता होना चाहिए। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए कि आपने पिछली बार ये सामान खरीदा था तो इस बार भी आप ये सामान खरीद सकते हो। ठीक है, तो एक तो होगी परचेज हिस्ट्री, उसके पास आपकी होनी चाहिए। दूसरा है कि न्यू डाटा। न्यू डाटा में क्या आ जाएगा, आपके आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ जाएंगे और जो आपके इन स्टोर बिहेवियर लॉग्स होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि उसे एक फुल पिक्चर मिल जाती है कस्टमर के बारे में। आपके एज के बारे में पता चल जाता है, आपके जेंडर के बारे में पता चल जाएगा, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के बारे में पता चल जाएगा उससे, राइट। आप क्या ख़रीदना पसंद करते हो, किस चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, क्या चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना। तो इससे क्या, ये सारा डाटा है वो रिटेलर के पास अवेल हो जाता है। अब नो डाउट कि ये डाटा कलेक्ट करने में थोड़ा आपको अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, आपके पास नई टेक्नोलॉजी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन इसका बस ये है कि आपको अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना पड़ेगा, राइट। अब इस डाटा का आप क्या करेंगे अपने स्टोर के अंदर? सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर को पर्सनलाइज्ड कंटेंट देंगे। पर्सनलाइज्ड कंटेंट यानी कि अब हर एक इंसान है, उसकी एक टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस तो नहीं हो सकते हैं, अलग अलग होंगे सबके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट। तो इससे क्या है, अब आप जैसे ही कस्टमर आता है आपको उसका, आपके पास उसका डाटा है, तो अब आप क्या करेंगे, पर्सनलाइज्ड वे में जो चीज़ उसे पसंद है आप वही उसे शो करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ, तो लेट्स से कि आप ब्लिंकिट से कुछ खरीदते हैं, ठीक है। अब मेरा ब्लिंकिट का जो होम स्क्रीन होगा वो आपके ब्लिंकिट के होम स्क्रीन से अलग होगा। रीज़न बीइंग ये है, उसका रीज़न कि मैं जो चीज़ खरीदती हूँ रोज़ वो और जो आप चीज़ खरीदते हो वो दोनों अलग हैं। ठीक है, जो मैं रोज़ चीज़ खरीद रही हूँ वो मुझे सबसे ऊपर दिखाएगी। ठीक है, देन उसके बाद नीचे क्या होगा, उसके जो मैं क्लिक कर रही हूँ लेकिन मैं ख़रीद नहीं रही हूँ। लेकिन रीज़न हो सकता है उसका कि शायद कोई भी रीज़न हो सकता है कि शायद उसका मैं प्राइस ड्रॉप का वेट कर रही हूँ, या फिर मैं कोई डाइट पे हूँ जिस वजह से वो चीज़ मैं खा नहीं रही हूँ, तो जैसे ही चीट डे होगा मेरा उस दिन मैं वो खा लूँगी, राइट। तो ये ब्लिंकिट वाले क्या करेंगे, मेरा जो डाटा है उनके पास स्टोर रहता है। ठीक है, वो देखेंगे कि किस चीज़ के ऊपर ये क्लिक ज़्यादा कर रहे हैं, क्या चीज़ पे ये ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये अपना डाटा
वहाँ मेरा ये जो डाटा है वो अपने पास स्टोर रखेंगे। देन उसी तरीके से ये मेरी होम स्क्रीन को पर्सनलाइज वे में मुझे ऊपर शो कर देंगे, राइट। देन आपने अगेन ये देखा होगा कि जब ये न्यू ईयर आ रहा था या फिर क्रिसमस आ रहा होता है या फिर कोई भी फेस्टिवल आ रहा था, देन उस टाइम पे ये थोड़ा सेल लगा देते हैं। देन ये जब भी ये सेल लगेगी तो वहाँ पर ये तो उन चीज़ों को जो सेल वाली आइटम्स हैं उन्हें टॉप पर दिखाते हैं। अब इससे क्या है, अगेन हर एक एज ग्रुप को वो चीज़ें हैं वो थोड़ा अलग से दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से ये स्टोर्स क्या करते हैं, आपके डाटा को पर्सनलाइज वे में आपको वो सामान, आपका कंटेंट है वो उस तरीके से दिखाना शुरू कर देंगे ताकि वो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से मैच करे, राइट। तो ये है कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपका डाटा। देन उसके बाद क्या करना होगा, मैं उसे उस तरीके से टेलर करूँगी कि वो मेरे कस्टमर की प्रेफरेंसेस को मैच करे। प्राइवेसी ऑफ डाटा। तो अब इसमें यहाँ पर क्या इशू है कि आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल डाटा भी अपने कस्टमर से डिमांड नहीं करना है। अब हर एक इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है अपना डाटा देने के लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे से कोई बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन पूछें, राइट। तो आपको भी पर्सनल डाटा ज़्यादा डिमांड नहीं करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अपने बिजनेस के अंदर कि आपको वो जो कस्टमर का डाटा है बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है। रीज़न क्या है इसका कि अगर आपका डाटा, ये आपका क्या डाटा, कस्टमर का डाटा अगर चोरी हो जाता है जो कि आपके पास था, तो यहाँ पर आपकी ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो अफेक्ट होती है, राइट। तो इसलिए क्या है, आपको जो प्राइवेसी है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर का डाटा आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे आपको सिक्योर करके अपने पास रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉइंट ऑफ सेल, जिसे हम POS भी बोल देते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है POS की फुल फॉर्म क्या होती है, देन आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। क्या है ये पॉइंट ऑफ सेल? ये वो आप पॉइंट बोल सकते हो या फिर वो फाइनल स्टेज बोल सकते हो जहाँ पर अब कस्टमर ने अपना सामान सेलेक्ट कर लिया, अब उसकी पेमेंट करनी है उसे। तो पेमेंट करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, कैश काउंटर्स पे जाते हैं। तो उस लोकेशन को बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हो उस सॉफ्टवेयर का जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब किसका पार्ट है, पॉइंट ऑफ सेल का पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग इक्विपमेंट्स आ जाते हैं हमारे पास। तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट है वो है कैश रजिस्टर। तो कैश रजिस्टर से वो मत समझना कि कोई नोटबुक है या फिर कोई रजिस्टर है जिससे कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो सारा का सारा सामान, नहीं, वो नहीं है। कैश रजिस्टर यानी कि ये वो मशीनरी है जहाँ पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को, सेल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर प्रोसेस कर रहे हो। तो इस मशीनरी को मैं क्या बोलती हूँ, कैश रजिस्टर बोलती हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आपको टोटल दिख जाएगा कि कितना आपने सामान खरीदा और कितने का उसका वो टोटल हो जाएगा, ठीक है। देन ये नीचे आपको दिख रहा है, ये जो ड्रॉर दिख रहा है जहाँ आप अपना पैसा स्टोर करते हो उसे हम बोलते हैं कैश ड्रॉर। तो ये कैश ड्रॉर भी कैश रजिस्टर का ही पार्ट है, राइट। तो ये हो गया हमारे पहला इक्विपमेंट अंडर पॉइंट ऑफ सेल, कैश रजिस्टर। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एट पॉइंट ऑफ सेल। फंड यानी कि पैसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटली आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। अब पॉइंट ऑफ सेल के वक्त कर रहे हो यानी कि कार्ड पेमेंट आ सकती है। कार्ड पेमेंट भी आपके अंदर जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हो, ये जो मशीन्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो वो भी आपका पॉइंट ऑफ सेल का ही पार्ट है, राइट। तो तीन चीज़ें आ गई अभी तक हमारे पास। एक तो कैश रजिस्टर आ गया यानी कि वो मशीनरी जहाँ पे मैं अपने सेल्स को प्रोसेस कर रही हूँ या फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ। देन मैंने क्या किया, कार्ड पेमेंट आ गई। कार्ड पेमेंट में मैंने क्या कर रही हूँ, मैं ये जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन्स हो जाती हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये दो हो गई। थर्ड आ गई स्कैनर्स। स्कैनर्स आपने देखे होंगे, ये जो हाथ में इनके दिख रहा है ये क्या है, ये स्कैन है। किस चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, ये बार कोड्स को स्कैन कर रहे हैं। ये आप बार कोड्स होते हैं, बार कोड आपको हर एक प्रोडक्ट के पीछे दिखाई देते हैं। अनपैरेलल्ड लाइन होती हैं ये, जो क्या करती हैं, एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करती है। तो मान लो कि मैंने इस बार कोड को किसी प्रोडक्ट के पीछे
स्कैन किया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मुझे उस प्रोडक्ट के सारी इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएंगी। कितना प्राइस है, कितना वेट है, ठीक है, कहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उस बार कोड से पता चल जाएंगी, राइट। तो ये थे बार कोड। अब स्कैनर का एक और काम भी है जो कि आपने देखा होगा पेमेंट करते वक्त। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई पेमेंट करनी है देन आप ये जो आपको क्यूआर कोड दिखेगा उसे आप स्कैन करोगे, देन आप पेमेंट कर देते हो, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास स्केल्स यानी कि जो आपकी वेइंग मशीन्स होती हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट कितना है, ठीक है। ये भी हमारा पॉइंट ऑफ सेल का पार्ट है। अदर टूल्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास कन्वेयर बेल्ट आ जाती है, माइक्रोफोन्स आ जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम अनाउंसमेंट करने के लिए करते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट कौन सी होती है, ये कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ से क्या है कि ये जो आपका सेल्समैन है या फिर आप ये जो आपका बिलिंग पर्सनल है, ये क्या कर रहा है, आपका बिल बना रहा है और ये सामान को इधर ये जो इस वक्त ये जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर रखता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये सामान आपका मूव होते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, ये पॉइंट ऑफ सेल का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंडलिंग कैश सेफली। जब भी कैश रिसीव करना है या फिर सामने वाले को देना है, उस वक्त पे आपको ये अमाउंट है वो लाउडली बोल देनी है ताकि कस्टमर को क्लियरली सुनाई दे और एक बार जो टोटल है वो उसके ऊपर वो अग्री कर सके, ठीक है, कि ताकि बाद में जाके कोई इशू अराइज ना हो। तो वो एक बार पहले ही आपने वो अमाउंट है वो क्लियरली स्टेट कर दी है। इवन जो कलीग के साथ भी आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है या फिर कोई एक्सचेंज करना है कैश का या फिर चेंज का, तो वो भी आपको एक दो बार बोल के कंफर्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है कैश रजिस्टर सिक्योरिटी रूल्स, कि जब भी आपको कैश रजिस्टर संभालना है उस वक्त पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। अब रीज़न क्या है कि ये जो कैश रजिस्टर है वो आपका प्राइमरी टारगेट होता है थेफ्ट का, ठीक है। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चोरी होने के चांसेस होते हैं। क्या रीज़न है, क्योंकि यहीं आपका कैश ड्रॉर होता है जहाँ सारा का सारा स्टोर का पैसा पड़ा होता है, ठीक है। तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और जो मनी है जो आपको प्रोवाइड किया उसका ध्यान कैसे रखना है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताए हैं। सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है नेवर लीव अ रजिस्टर ओपन अनलेस यू आर एक्टिवली यूजिंग इट। तो आपका ये जो कैश ड्रॉर है या फिर कैश रजिस्टर उसे कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे एक्टिवली यूज़ कर रहे हो देन तो ठीक है, लेकिन जब आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस वक्त पे इसे बंद रखना है। कभी भी कैश ड्रॉर से आपका फेस है दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए। डोंट लीव द की इन द मशीन, चाबी लगाकर नहीं छोड़नी है इसके अंदर, मशीन के अंदर। नेवर शेयर योर लॉगिन और पासवर्ड विद एनीवन। हर एक स्टाफ मेंबर को उनका लॉगिन पासवर्ड और ईमेल आईडी मिलती है जहाँ पर वो काम करते हैं, तो वो आपका उस जो लॉगिन आईडीज़ हैं और जो पासकोड्स हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं करने हैं। मूव लार्ज सम ऑफ मनी टू अ सिक्योर एरिया रेगुलरली सो द रजिस्टर डोंट होल्ड टू मच एट वंस। जैसे ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठी होगी आप उसे एक सिक्योर एरिया के अंदर शिफ्ट कर दो ताकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो यहाँ पर। बी अवेयर ऑफ पीपल लिंगरिंग और एक्टिंग सस्पिशियस। तो बेसिकली कह रहे हैं कि आपको अपने आसपास के लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, कोई सस्पिशियसली थोड़ा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर तो खास तौर पे, राइट। नेक्स्ट है गैदर कस्टमर फीडबैक। अब इसका क्या मतलब है, दो तरीके से मैं अपने कस्टमर का फीडबैक अर्न कर सकती हूँ। तो पहला तो आ जाता है इम्प्लिसिट फीडबैक, दूसरा है एक्सप्लिसिट फीडबैक। इम्प्लिसिट फीडबैक में क्या करती हूँ, इट इन्वॉल्व शोइंग कस्टमर व्हाट अदर्स थिंक एज अ गॉज फॉर क्वालिटी। यहाँ पर क्या मेरा एम है कि मैं कस्टमर्स को दिखा रही हूँ कि ये बाकी लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि मैं क्या करूँ उनके उसी बेस पे अपना परचेज डिसीजन ले सकूं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5 स्टार दिखते हैं, किसी प्रोडक्ट पे आपको 4.5 स्टार दिखते हैं या फिर 10,000 प्लस रिव्यूज़ किसी के होते हैं। तो ये दिखाने का पर्पस क्या होता है एक रिटेलर का, उससे आप अपना डिसीजन बना पाते हो कि अगर 10,000 लोगों को ये सामान पसंद आया है तो मुझे भी पसंद ही आएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर रिटेलर ने क्या स्ट्रैटेजी की है कि आपको वो बाकियों के रिव्यूज़ और रेटिंग्स दिखाकर आपकी हेल्प कर रहा है कि
आप भी, क्योंकि उन्हें पसंद आया तो आपको पसंद आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस बेस पे मैंने वो सामान खरीद लिया। ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट फीडबैक, कि किसी और के फीडबैक से मैंने अपना डिसीजन बना लिया। एक्सप्लिसिट फीडबैक में क्या होता है, यहाँ पर सोर्स क्या करते हैं, आपको कुछ टूल्स प्रोवाइड कर देते हैं, सोशल मीडिया टूल्स, कि आप किसी अपने नॉन फ्रेंड फैमिली से एडवाइस ले सकते हो बाय शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ समथिंग, कि मुझे ये सामान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, जब आप एक स्टोर के अंदर ही हो, ठीक है। तो मान लो आप कोई फ़ोन ख़रीद रहे हो या फिर कोई पर्स ख़रीद रहे हो, जो भी है, या शूज़ ख़रीद रहे हो, तो आपने उसकी पिक क्लिक कर लिए, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया के टूल्स वो प्रोवाइड कर देते हैं स्टोर के अंदर, जिससे कि आप शेयर कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के पास स्टोर के अंदर ही, तो देन अपना कोई फीडबैक दे पाते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फीडबैक हो गया। इम्प्लिसिट फीडबैक में मैं क्या कर रही थी, कस्टमर्स को किसी और का पॉइंट दिखा रही हूँ कि बाकी लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्सप्लिसिट फीडबैक में आप उन्हें कुछ सोशल मीडिया टूल्स प्रोवाइड कर देते हो, जिससे कि वो अपने ही फ्रेंड्स या फैमिली से उस चीज़ के बारे में फीडबैक ले पाएंगे, ठीक है। ये दो फीडबैक्स थे हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। तो यहाँ पर क्या है, आप किस चीज़ की डिलीवरी की बात कर रहे हैं, आप सामान किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहे हो कस्टमर को, ठीक है। अब 4 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपके एनसीईआरटी में हमें गिवन है। सबसे पहले है डिलीवरी ऑन द ब्रांड प्रॉमिस, सेकंड एम्ब्रेस क्रॉस चैनल रिटेलिंग, थर्ड रिन्यू फोकस ऑन इन स्टोर एक्सपीरियंस, लास्ट इज बिल्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। डिलीवर ऑन द ब्रांड प्रॉमिस, तो जो चीज़ आप प्रॉमिस कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप जाने ही जाते हो, वो आपको हमेशा डिलीवर करना है। तो लेट्स से कि आपने प्रॉमिस किया है अपने कस्टमर को, आपके पास हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, देन आपको ये चीज़ हमेशा डिलीवर करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कस्टमर के को लगेगा कि आप फेथफुल नहीं हो, ठीक है, आप भरोसे के लायक नहीं हो। तो आपको हमेशा क्या इंश्योर करना है कि यू हैव टू डिलीवर व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। तो एक और चीज़ इसके अंदर एग्जांपल दिया कि आपको अवॉइडिंग आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन और प्रोवाइडिंग आइटम एट अ सर्टेन प्राइस, कि आपने बोला है कि हम लोग एक सर्टेन प्राइस पे आपको सामान प्रोवाइड करेंगे, देन आपको वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे देन आपकी ही ब्रांड इमेज है वो ख़राब होती है, राइट। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस क्रॉस चैनल रिटेलिंग। क्या मतलब है इसका, कि मेकिंग कस्टमर एक्सपीरियंस सीमलेस वेदर ही इज शॉपिंग ऑन फोन और अ फिजिकल स्टोर, कि आपको अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस सीमलेस बनाना है, चाहे वो फ़ोन से शॉपिंग कर रहा हो या फिर आपके फिजिकल स्टोर पे आकर शॉपिंग कर रहा हो, ठीक है। क्रॉस चैनल यानी कि 2 चैनल्स का इस्तेमाल करें, या फिर वो फिजिकल स्टोर में आके आपका कुछ खरीद रहा है या फिर आपके ऑनलाइन स्टोर से कुछ खरीद रहा है, ठीक है। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्सपीरियंस शुड बी स्मूथ। देन उसके बाद स्टोर्स कैन यूज सिस्टम टू चेक स्टॉक इन नेबरिंग स्टोर और वेयर हाउस इंस्टेंटली, सो दे कैन नेवर हैव टू से नो टू अ कस्टमर। तो कई बार क्या होता है कि आपके स्टोर के ही अलग अलग ब्रांचेज होती हैं या फिर वेयर हाउस हो सकता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, अपना इस तरीके से अपना सिस्टम बिल्ड करना है कि आपको हमेशा पता रहे कि कौन से स्टोर के अंदर वो चीज़ स्टॉक में है। तो लेट्स से कि आपका कोई बाटा कोई शोरूम है, 2 जगह पर है, ठीक है। तो जो एक ए एरिया में है और एक आपका कोई बी एरिया में है, ठीक है। तो मान लो ए एरिया के अंदर आपका एक कोई फुटवेयर था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और कस्टमर को वही चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम को एनालाइज करोगे। सिस्टम के अंदर यहाँ क्या आ जाता है, आप यूनिफाइड इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ये चीज़ का ध्यान रखते हो कि आपके पास कौन से स्टोर के अंदर कौन सा सामान पड़ा हुआ है। तो इससे आपको आइडिया रहता है कि मान लो कि एक स्टोर के अंदर आपका सामान ख़त्म हो गया लेकिन दूसरे स्टोर के अंदर है, इसका पता आपको कैसे चलेगा, जब आपके प्लेटफॉर्म इस तरीके से आपने बनाया हो। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान अभी यहाँ पर देने वाली क्या चीज़ है कि मान लो कि एक स्टोर के अंदर वो सामान ख़त्म हो गया लेकिन दूसरे स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, वहाँ से मंगवा कर आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ सामान, ठीक है। तो क्रॉस चैनलिंग हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है रिन्यू फोकस ऑन द इन स्टोर एक्सपीरियंस।
अब भी बहुत सारे लोग हैं जो फिज़िकल स्टोर के अंदर आकर सामान ख़रीदना पसंद करते हैं, तो ऐसे में मुझे उनके एक्सपीरियंस को थोड़ा इन्हांस करना है, बेटर टूल्स प्रोवाइड करने हैं अपने स्टाफ को, ताकि वो सुपीरियर क्वालिटी की सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। रिटर्न्स को जितना इजी रखोगे, जितनी इस प्रोसेस को इजी रखोगे, उतना ज़्यादा बेटर है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि कस्टमर को लगेगा कि रिटर्न की पॉलिसी इतनी अच्छी है तो मुझे एक बार ख़रीद ही लेना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स सो दैट नो कस्टमर सेज अनअटेंडेड। आपको अपने वर्कफोर्स को इस तरीके से मैनेज करना है कि हर एक कस्टमर आपका प्रॉपरली अटेंड कर पाएँ आप लोग। नेक्स्ट है बिल्ड अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करते रहना पड़ेगा, उसे अपडेट करता रहना होगा, ताकि कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके। जितनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल होगी, उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप नई नई सर्विसेज को ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसा ऐप बना दिया अपने स्टोर के लिए जिससे कि कस्टमर आकर सामान ख़रीद सकता है, लेकिन उस ऐप का नुकसान क्या है कि आप उसके अंदर AI नहीं ऐड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसका मतलब है कि अब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आपको अपने टेक्नोलॉजी को हमेशा फ्लेक्सिबल रखना होगा, ताकि जैसे ही आपके पास कोई नई सर्विस आती है, कोई ऐसा नया टूल आता है जो आप अपने स्टोर के अंदर लेकर आना चाहते हो, तो वो साथ के साथ आप वो चेंज लेकर आ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग स्टोर मैनेजर फ्रॉम पेपर वर्क टूवर्ड हेल्पिंग कस्टमर्स। आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए कि ये जो आपके मैनेजर्स हैं स्टोर के, वो हमेशा पेपर वर्क के अंदर ही ना लगे रहें, वो कस्टमर की हेल्प करें, ठीक है। तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बिल्ड करना होगा। तो इसमें आप पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को टैब्स के अंदर शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वाली पिक्चर में भी यही हो रहा था। अब कस्टमर यहाँ पर भी देख सकता था सामान, लेकिन अब वो डिजिटली एक ही जगह पर पूरा का पूरा सामान देख रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस हो जाता है। नो डाउट कि आप उसे सामने देखते हो प्रोडक्ट को तो ज़्यादा आपको वहाँ से पता चल जाता है उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ये भी एक तरीका है अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का, ठीक है। तो आपका ध्यान रखना है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अभी सेशन 2 की हमारी ये फर्स्ट क्लास हुई है, एक और क्लास लगेगी इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।